Greetings to everyone. In this video, we'll be talking about trader to rulers, व्यापारियों से शासकों तक। हमारे यहाँ ट्रेडर्स यानी व्यापारी तो बहुत आए, लेकिन सभी शासक नहीं बन पाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1744 से लेके 1856। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, इस वजह से मैं इस वीडियो को बाइफिकेट कर दूंगी सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटिक वॉर्स के बारे में, एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, एंग्लो सिख वॉर और ब्रिटिश एक्सपेंशन कैसे हुआ उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ है हमारा यूरोप? ये यूरोप है और यहाँ पर कहीं पर इंडिया है। तो यूरोप के ईस्ट में पड़ता है इंडिया, ठीक है। सभी को डायरेक्शन सही से पता होंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वो लोग जहाँ पर यूरोप में रहते थे उसके ईस्ट में पड़ता है ये। फाइन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिली थी। ऑटोनॉमी मिलने का मतलब है ऑटोनॉमी हासिल थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं मिली थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करती थी, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली हुई थी। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे अपनी गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट के लिए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 1600 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 1664 में। ये दोनों के लोगो हैं जो आप देख सकते हैं। 1600 में 1664 में सबसे पहला बेस अपना ये कहाँ लगाती है? पौंडीचेरी में, जिसको अब पुदुचेरी कहते हैं, ठीक है। और इनको मैं पहले भी आपको बता चुकी है पूरी तरीके से किस पे डिपेंड थे? अपने यहाँ की फ्रेंच गवर्नमेंट पे डिपेंड थे। इंग्लिश के और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नाटिक वॉर। सबसे पहला कर्नाटिक वॉर 1744 से लेके 1748 में होता है। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपना एक जो लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री पे बनाया था, अगर आपने उसमें देखा होगा, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, इसी टाइम के आसपास, मतलब इससे थोड़ा पहले होता है। होता क्या है वहाँ पर कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं और तभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से वो लोग यूरोप में लड़ रहे थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब जो फ्रेंच था, ब्रिटिश ने क्या बोला कि हम लोग पौंडीचेरी की जो टेरिटरी है उसको क्या कर लेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो फ्रेंच के जो लीडर थे उनका नाम था डुप्ले, ठीक है। फ्रेंच के जो डुप्ले थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने मद्रास की जो टेरिटरी थी जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो ब्रिटिशर्स किसके पास गए? अनवरुद्दीन के पास गए। वो उस टाइम कर्नाटक के यानी कर्नाटका के क्या थे? नवाब थे। फिर क्योंकि उनके पास इसलिए गए क्योंकि वो जो कर्नाटक टेरिटरी थी वो किसके अंडर आती थी? वो नवाब के अंडर आती थी। फिर उसके बाद नवाब ने अपनी एक आर्मी भेजी लेकिन वो डिफीट कर गए, ठीक है। लेकिन फ्रेंच ने उनको क्या किया? डिफीट कर गया। अब 1744 में 48 में क्या हुआ कि वॉर जो है यूरोप के साथ ख़त्म हो गया।
तो जो एंग्लो फ्रेंच हॉस्टिलिटीज़ थी यानी कि उनके बीच में जो भी मतभेद थे वो भी सीज़ हो गए, इंडिया में भी ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ, एक पीस सेटलमेंट साइन हुआ और उस पीस सेटलमेंट के अंतर्गत क्या था कि जो फ्रेंच ने, डुप्ले ने जो मद्रास की टेरिटरी ली थी ब्रिटिशर्स से, उन्हें वो वापस कर दी। अब सेकेंड कार्नाटिक वॉर कब हुआ? 1748 से लेके 1754 तक। इस बार क्या इशू था? इस बार हैदराबाद का इशू था, थ्रोन ऑफ हैदराबाद का और कर्नाटिक दोनों का। अब होता क्या है यहाँ पे, इंग्लिश के साइड पे और फ्रेंच के साइड, ये लोग जानबूझ के अगर फ्रेंच किसी साइड को चूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल दुश्मन वाले जो साइड होते थे अंग्रेज़, उनको चूज़ करते थे। जैसे कि पहली बार फ्रेंच ने सेकेंड कार्नाटिक वॉर में किसको चूज़ किया अपना बैकअप के लिए? मुजफ्फर जंग को चूज़ किया। तो ब्रिटिशर्स ने किसका बैक लिया? ब्रिटिशर्स ने बैक लिया नासिर जंग का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? फिर अब चंदा फ्रेंच जो है किसको सपोर्ट कर रहे थे? चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट कर रहे थे? मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब वॉर होता है यहाँ पे तो ब्रिटिश की आर्मी फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट कर देती है, ठीक है। इंग्लिश फोर्सेस फ्रेंच फोर्सेस को डिफीट कर देते हैं। और डुप्ले, ये लोग देख रहे थे कि डुप्ले बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, उनकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बार लड़ाइयों में आना पड़ा है, इसलिए डुप्ले को वापस से फ्रांस भेज दिया जाता है सेकेंड कार्नाटिक वॉर के बाद। अब थर्ड कार्नाटिक वॉर होता क्या है कि यूरोप में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है 1756 में, इंग्लिश के बीच में और फ्रेंच के बीच में। तो होता क्या है यहाँ पे, लास्ट में एक 1763 में ट्रीटी साइन होती है। और ट्रीटी में क्या होता है कि फ्रेंच क्या करते हैं, इंडिया में जितनी भी उनके पास फैक्ट्रीज़ होती हैं उनको वापस करना होता है। और क्या होता है कि उनको फोर्टिफाई नहीं कर सकते, यानी किलेबंदी नहीं कर सकते। अगर फ्रेंच के पास कोई फैक्ट्रीज़ हैं भी तो उनकी वो लोग किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, और ये लोग सिर्फ ट्रेड सेंटर्स की तरह ही उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या हो गया, डिक्लाइन हो जाता है और ब्रिटिशर्स मास्टर बनने की राह पे निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब जैसे जैसे, अब सबसे पहले तो हुआ क्या कि ब्रिटिश स्टार्टिंग में क्या था, व्यापारी थे, ट्रेडिंग बॉडी थे। लेकिन जब मुग़ल की औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो इन ब्रिटिशर्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है कि वो लोग अब यहाँ पर शासक बनने की राह पे हैं। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि वो लोग कस्टम फ्री ड्यूटी कर सकते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट को ये लोग क्या करते हैं, कई बार डुप्लीकेट करते जाते हैं और डुप्लीकेट करके सबको दिखा देते हैं। अगर उनको किसी एक पार्ट का, उस टाइम पे क्या होता है, किसी एक पार्ट पे उनको क्या मिला था कि आपको कस्टम नहीं देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने चालाकी की, इन लोगों ने ये चालाकी की कि इसी डॉक्यूमेंट को फोर्जरी से यानी धोखाधड़ी से क्या किया, बहुत सारा बना लिया। और लगभग सारे ही लोगों को, जितने भी वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हुई थी, उनके लिए क्या किया कि बता दिया लोगों को कि हमको राजा से मिला है ये डॉक्यूमेंट मिला है और इसके चलते हमको यहाँ पर कस्टम्स नहीं देने होंगे। तो इस तरह से कस्टम फ्री ड्यूटी इनको मिल गई वहाँ पर। अब हुआ क्या कि ये लोग किसके ऊपर अपना ऑपरेशन इंटेंसिफाई करना चाहते थे? बंगाल पे। बंगाल क्या था, 1717 में ये बात हो रही है, 1717 की। बंगाल सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्हीं के एक हैं, ब्रिटिशर के ही एक गवर्नर हैं, वो बंगाल की इतनी तारीफ़ करते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं कि बंगाल इतना रिच है, इतना ऐसा है, इतना वैसा है। तो उनके डॉक्यूमेंट से हमको कंक्लूजन में मिलता है कि उस टाइम बंगाल ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। तो वहीं पर ये करने चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कंसेशन मिला था वो किसको मिला था, मतलब कि कस्टम आपको नहीं देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, ये किसको मिला था? ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को दिया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो लोग ने अपनी प्राइवेट ट्रेड के लिए भी क्या किया था, उसको धोखाधड़ी से दोबारा से उसको धोखे वाला बनवा लिया था, जाली वाला। और फिर उसके बाद इस तरह से ये लोग क्या करने लगे थे, रेवेन्यू नहीं देते थे। और रेवेन्यू ना देने की वजह से बंगाल को काफ़ी ज़्यादा उनके लॉस हुआ, काफ़ी ज़्यादा लॉस उनके रेवेन्यू में हमको देखने को मिला। अब होता क्या है यहाँ पे कि इस टाइम में बंगाल के किसके किसके रूल में था? मुर्शीद कुली ख़ान के रूल में। ये जब मैंने लास्ट लेक्चर में रीजनल किंगडम्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल किसके किसके अंडर था उस टाइम में, शुजाउद्दीन के
और अली वर्दी ख़ान के। तो अली वर्दी ख़ान को माना जाता है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रूलर थे। इनको समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो है कंडीशंस लगा दी थी कंपनी के ऊपर कि ये लोग जो है कंपनी क्या करे, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करे और कुछ कंडीशंस को फॉलो करें। ये था पहली कंडीशन ये रखी गई थी कि कंपनी के अलावा जो भी प्राइवेट हैं जो भी प्राइवेट ट्रेड हो रहा है उसको कस्टम ड्यूटी देनी ही पड़ेगी, और अगर वो लोग कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे तो कंपनी से भी जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट कंडीशन क्या रखी कि कंपनी अपनी फोर्टिफिकेशन को बढ़ाएगी नहीं, मतलब कि उन लोग ने जो अपनी किलेबंदी करके रखी थी अब और ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेगी और ज़्यादा बढ़ाएगी नहीं। लेकिन कंपनी का क्या था हाल, इस टाइम तक कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी और मिलिट्री सक्सेस था इसका किसके अगेंस्ट, फ्रेंच के अगेंस्ट। तो ये जीत ही चुकी थी तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। ये यूरोप में भी फ्रेंच के अगेंस्ट जीत चुकी थी और इंडिया में भी फ्रेंच के अगेंस्ट जीत चुकी थी। तो अब इसने क्या किया कि अब हम लोग आर्म्स के बेसिस पे यानी कि शस्त्र के बल पे एनेक्स करेंगे टेरिटरीज़ को। तो सबसे पहले क्या हुआ, बात शुरू होती है 1756 से, जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल के। सिराजुद्दौला कौन थे, जो अली वर्दी ख़ान थे उनके पोते थे सिराजुद्दौला। और जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल के तो ये क्या कहते हैं कंपनी से कि अपनी जितनी भी फोर्टिफिकेशन है कालकटा में उसको रिमूव कर दें, आप अपनी जितनी भी किलेबंदी की है वो सारा रिमूव कर दिया जाए। तो कंपनी ने क्या किया कि ये बात नहीं मानी, और जब कंपनी ने ये बात नहीं मानी तो नवाब ने अपने ट्रूप्स भेजे, अपनी आर्मी भेजी और कंपनी की फैक्ट्री को अनेक्स करने के लिए। तो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को ये बात पता चल गई, तो उन लोग ने क्या किया कि अपनी जो अनेक्स कर ली गई थी सिराजुद्दौला की आर्मी के द्वारा उसको फिर से क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया अपनी फैक्ट्रीज़ को। अब कंपनी ने क्या किया कि हम लोग सिराजुद्दौला को क्या करेंगे, अब ये जो राजा है ये जो बहुत ज़्यादा उछाल रहा है इसको क्या करेंगे हम लोग डिपोज कर देंगे, यानी सिराजुद्दौला को डिपोज करके हम एक अपना रूलर लेके आएंगे जिसके अंडर हमको काम करने में आसानी हो। तो क्या हुआ, इन्होंने एक पपेट नवाब लाया। ठीक है, हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन लाया, इन्होंने किसको लाया, मीर जाफ़र को लाया। ठीक है, मीर जाफ़र को लाए, अब फिर मीर जाफ़र को डिपोज करके फिर वो मीर कासिम को लाएंगे। तो होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी जब होता है इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मीर कासिम होता है वो दिखाता तो सिराजुद्दौला को यही है कि हम आपके साइड हैं, लेकिन मिल जाता है ब्रिटिशर्स से जाके। जैसे ही जंग के मैदान में जाता है तो वो अपने ही लोगों को मारने लगता है, यानी सिराजुद्दौला के लोगों को ही मारने लगता है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स उससे क्या कहते हैं, उससे वादा करते हैं कि अगर ये हम लोग बैटल जीत गए तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। और जो 70 तरह के की बातें होती हैं कि तुम तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे हो, ऐसे वैसे, तो ये सब क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी तभी होता है। बैटल ऑफ प्लासी होता कब है, 1757 में होता है 23 जून को। जो सिराजुद्दौला की आर्मी होती है वो कहाँ मिलती है, प्लासी में मिलती है। प्लासी को पहले पलासी बोलते थे, पलासी। ठीक है, इसको पहले पलासी कहते थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश की फोर्सेस किसके द्वारा लेड की जाती हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और मीर जाफ़र क्या रहता है, कमांडर इन चीफ रहता है नवाब का, और यही क्या कर देता है, ये अगेंस्ट चला जाता है। और लार्ज सेक्शन ऑफ नवाब मतलब कि बहुत ज़्यादा आर्मी किसके किसके लॉयल थी, मीर जाफ़र के लॉयल थी, और इस वजह से ये लोग बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जगत सेठ क्या रहता है, वो रिचेस्ट बैंकर होता है बंगाल का, और ये भी नवाब की हेल्प नहीं करता है। तो इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि जो नवाब की आर्मी होती है वो हार जाती है, और नवाब को यानी सिराजुद्दौला को इम्प्रिजन कर लिया जाता है, यानी जेल में बंद कर दिया जाता है, और बाद में मार दिया जाता है, यानी हैंग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो इसके धीरे धीरे क्या हो रहा है अब हम देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिशर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंच को उन्होंने डिफीट किया, अब बंगाल के नवाब को उन्होंने डिफीट किया। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ये जो मीर जाफ़र को इन्होंने रूलर बनाया था, तो हुआ क्या था यहाँ पे कि मीर जाफ़र एक तरीके के प्रॉपर्टी था, तो मीर जाफ़र से क्या करते थे ये लोग, ज़्यादातर पैसे मांगते रहते थे। ठीक है, और क्या बोलते थे, गोल्डन सैक इनटू विच दे कुड डिप देयर हैंड एट प्लेजर। तो ये क्या कहते थे कि ये एक सोने का बोरा है, हम लोग जब भी अपना हाथ डालना चाहें इसमें हाथ डाल के सोने की
चीज़ें निकाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जब मीर जाफ़र ने कहा कि हम और ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को ले आए। और जब मीर कासिम को राजा बना दिया तो मीर कासिम ने कंपनी को रिवॉर्ड दिया। उसको क्या बोला कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से? बुर्दवान से, मिदनापुर से और चिट्टागोंग से। तो ये 3 जगह के इनको राइट्स दे दिए गए कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करिए। अब कई साल तक मीर कासिम भी जब ब्रिटिशर्स के अंदर रह लिया, उनकी शाडो के अंदर उनकी परछाई बन के रह लिया, तो अब ये क्या चाहता था, ये अपने आप को फ्री करना चाहता था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से। तो इसने क्या किया, कुछ कुछ ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे, और यूरोपियन एक्सपर्ट्स को हायर किया ताकि इसकी आर्मी को ट्रेड कर सकें। इसने जितनी भी इंटरनल ड्यूटीज़ थी उसको अबॉलिश कर दिया, सो दैट इंडियन और ब्रिटिश क्या कर सके, बराबरी में आ सके। क्योंकि ब्रिटिश के ऊपर तो पहले ही कोई ट्रेड नहीं लगी हुई थी, लेकिन इंडियन के इंटरनल ट्रेड पे कुछ ड्यूटीज़ लगी थी। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनल ट्रेड के को थोड़ा बहुत अबॉलिश कर दिया, जितनी भी ड्यूटीज़ लगी थी उनको अबॉलिश कर दिया। अब ये क्या था, ब्रिटिश के लिए अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि ब्रिटिश क्या चाहते थे, अपनी मोनोपोली चाहते थे, और चाहते थे कि इनका प्रॉफिट, सारे जो प्रॉफिट्स हों वो इनको मिले। तो अब इन लोग ने क्या डिसाइड किया कि अब लोग मीर कासिम को भी हटा देंगे। और यहीं से हमारा बैटल ऑफ बक्सर पिक्चर में आता है। क्या होता है कि जब मीर कासिम को जो है हटाया जाता है, ब्रिटिश उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, तो मीर कासिम कहाँ चला जाता है, अवध चला जाता है। और अवध के नवाब उस टाइम शुजाउद्दौला थे, और शुजाउद्दौला से अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, और मुग़ल एम्परर शाह आलम टू के साथ क्या कर लेता है, अपनी अलायंस फॉर्म कर लेता है। उसके बाद ब्रिटिश आर्मीज़ कंबाइन। तो अब इन सब की आर्मी, मुग़ल एम्परर, अवध के नवाब और ये मीर कासिम, ये सब वर्सेस हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के, यानी कि इंग्लिश के, ठीक है। और ये लोग कहाँ मिलते हैं, बक्सर में मिलते हैं 22 अक्टूबर 1764 में। अब ब्रिटिश क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं ये पूरी आर्मी को, ये पूरी एलाय आर्मी को डिफीट कर देते हैं और जीत जाते हैं। यहाँ पर क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, रिमेंबर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में इलाहाबाद में साइन होती है। और शाह आलम टू को क्या करना पड़ता है, दीवानी राइट्स देने पड़ते हैं। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स होते हैं, कहाँ कहाँ के, बड़ी बड़ी जगह के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, यहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स किसको देने पड़ते हैं, ब्रिटिशर्स को देने पड़ते हैं। और शुजाउद्दौला को फोर्स कर दिया जाता है कि इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट और कड़ा एक जगह है इलाहाबाद के आगे पड़ता है, कड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी किसको दे दिया जाए, ब्रिटिश। और फिर उसके अतिरिक्त क्या कहा जाता है शुजाउद्दौला को कि आप 50 लाख रुपए देंगे हमको, जो आपने वॉर की वजह से हमारे यहाँ डैमेज किया है, इसके लिए आप 50 रुपये देंगे। और मीर कासिम को क्या कर दिया जाता है, डिपोज कर दिया जाता है, और मीर जाफ़र को फिर से नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। और इसलिए बैटल ऑफ बक्सर को क्या कहा जाता है, डिसाइसिव बैटल कहा जाता है। अब इससे क्या हुआ, एक और स्टेप चढ़ गया। अब ये क्या है, एक तरह से डिसाइसिव बैटल है इंडियन हिस्ट्री में। और ये क्यों होता है, कुछ रीज़न। अब इससे क्या पता चला कि हमारी जो इंडियन आर्मी थी, इनकी कुछ वीकनेसेस थी, क्योंकि अभी ये मुग़ल की आर्मीज़ और जो अवध की आर्मी है, ये कंबाइन होके भी ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ पाए, यानी कि इनकी आर्मीज़ में कुछ कमी थी, ठीक है। अब जो नवाब ऑफ अवध थे और बंगाल के जो नवाब थे, मुग़ल एम्परर जो थे, वो सब अब क्या हो गए थे, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड करने लगे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोग को वो लोग को पैसे देने पड़ते थे, और जो रिटर्न में उनको कुछ इस तरह से नहीं मिलता था। तो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड हो गए थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल किसके ऊपर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ गया था। और अब ये बहुत ज़्यादा तैयार थे अपने नेक्स्ट राउंड के एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग इन नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट लेंदी। सो थैंक यू, meet you in the next video, as these sorts of video take a lot of time and lot of effort also. So I would request you to please like this video and give me a thumbs up, subscribe to my channel,